हेलो बच्चों। क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के इस जर्नी में हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस लेसन का आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है वो होता है फाई ई। लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमको एक क्वांटिटी समझनी होगी, जिसे हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इसको हम लोग समझेंगे, फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, एरिया वेक्टर समझते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। अब यहां से एरिया, तो ये हमको आ गया एरिया का फार्मूला, हम लोग ये जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर जरा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, सरफेस है। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है यल मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो इसकी बीमा है बच्चों, ये बीमा एक्स में मान लीजिए, आई कैप में मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका वाई है, जे कैप में है, और ये मान लीजिए आपका के कैप में है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सिंपली, चलिए इस सरफेस का आपसे अगर पूछा जाए बच्चों, चलिए इस सरफेस का एरिया बताइए, तो एरिया क्या बताएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई भी वही है, ठीक है ना। और काम बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बदल भी सकते हैं। लेंथ, इसको मान लीजिए इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, बी है, लंबाई यल मान लीजिए, तो लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई, यल गुणे बी लिखेंगे, यल मल्टीप्लाई बी लिखेंगे बच्चों। जरा इसको समझिएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो गया, इसका एरिया निकाला गया तो ये हो गया। हम लोग देखिए लंबा किसी चीज का एरिया निकालने के लिए हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यल क्रॉस बी। और हम जानते हैं किसी का क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस का सिंबल हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एल बी साइन थीटा। क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा बच्चों एरिया। तो एक बात समझिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहां पर थीटा भी मायने रखता है। कौन सा थीटा, साइन। अब थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है हम लोग जानते हैं, इसको जरा समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर दो राशियां हैं, जैसे ए क्रॉस बी, और ये दोनों राशियां यहां पे लिखते हैं, शायद ना दिखता हो, ए क्रॉस बी दो राशियां हैं बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब मान लीजिए कोई वैल्यू होगी सी, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी को हम इसमें ये समझते हैं कि जो ये सी होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो सी होता है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये वेक्टर एनालिसिस में हम लोग समझते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल बात है कि कोई भी राशि है अगर किसी दो राशियों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से जुड़ी है, तो उसमें जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा बच्चों लगता है। एक खास बात उसमें और होती है, जो ये सी है, जिस राशि के बराबर ये जो सी है, ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है, ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों राशियां एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जरा समझिएगा, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो कन्फर्म ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर ही होंगी। तो एक बात समझिएगा, यहां से थीटा किससे किससे बीच का एंगल दिखाई दे रहा है,
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कौन सी है, मान लीजिए लेंथ हो गई, ब्रेथ क्या है, ये हो गई, ठीक है ना, यहां से। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू एल बी साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1। तो एरिया क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम साइन थीटा की चर्चा नहीं करते तब भी इसका एरिया निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ यह है, आपको हम ये समझाना चाहते हैं बच्चों कि जो ये एरिया होता है, ये एरिया एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है बच्चों। ये जो एरिया होती है वो सदिश, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर बोल रहे हैं। एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। मतलब अगर सिंपल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कि लोअर स्टैंडर्ड में पूछा जाए, जैसे 8th में 7th में 9th में अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि की अदिश राशि, तो लगभग जवाब जो आएगा अदिश राशि। लेकिन बच्चों जो क्षेत्रफल होता है ये एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटीज है तो उसका एक डायरेक्शन होता है। क्या होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है। अब हमको इसमें यह समझना है कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इसका अगर एरिया वेक्टर हमको चाहिए, इस प्लेन का एरिया वेक्टर चाहिए। ये प्लेन है, ये ऐसे, ये प्लेन है, जैसे मैं ऐसे बनाया हूं ऐसे, ये कोई प्लेन है, ठीक है बच्चों, ऐसे ये प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस का हमें एरिया वेक्टर चाहिए, क्योंकि एरिया तो निकाल लेंगे, इसका एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, उस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि अभी एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसका एक डायरेक्शन देना जरूरी होगा। अभी हम इसमें निकाले थे ए एल बी, ठीक है, इसमें साइन थीटा आया था। हम जानते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से जुड़ा रहेगा, ठीक है, और ए किसके लंबवत होता है, एल के बी, और बी के भी लंबवत होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर जुड़ा हुआ है कोई राशि तो ए एल के भी लंबवत होगा बच्चों, और बी के भी लंबवत होगा। अब कैसे हो सकता है, कौन सा डायरेक्शन लिया जाए जो ए जो हो एल के बी परपेंडिकुलर हो और बी के। अगर मैं ये डायरेक्शन बच्चों लेता हूं, जैसे मान लीजिए अगर क्षेत्रफल का डायरेक्शन मैं ये लेता हूं, ऐसे लेता हूं, तो देखिए यहाँ पर ब्रेथ के, यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है इसके पैरेलल हो गई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ए बी के भी क्या होगी, लंबवत होगी। ए बी के भी लंबवत, ए एल के भी लंबवत। अब एक बात यहां से समझिएगा, हमें ऐसा कौन सा डायरेक्शन लेना होगा जिसमें एरिया इन दोनों के लंबवत आ जाए। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल मतलब 0 डिग्री, इसके पैरेलल उसी के डायरेक्शन में हमें परपेंडिकुलर चाहिए, लंबवत चाहिए, 90 डिग्री पर चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं तो लेंथ क्या हो जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन लें, क्या मैं ऐसे बाहर की तरफ ले लूं, क्या ऐसे। देखिए अगर बच्चों मैं बाहर की तरफ ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक सरफेस है, यही मान लीजिए सरफेस है बच्चों। अब इस सरफेस में मान लीजिए ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अब यहां पर समझिएगा, हम इसका एरिया तो आराम से निकाल लेंगे, लंबाई गुड़े चौड़ाई करेंगे, एरिया मिल जाएगा। लेकिन हम अभी बोल दिए हैं और सिद्ध किए हैं एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसका एक डायरेक्शन देना जरूरी होगा। और हम यहां पर बताएं कि जो एरिया होता है वो दोनों लेंथ के, लंबाई और चौड़ाई के लेंथ के क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। और एक क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ए एल के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसी से हम लोग ए का डायरेक्शन देंगे, इस एरिया वेक्टर का क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे। इस एरिया वेक्टर क्या देंगे, डायरेक्शन। अब वही हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं एरिया का डायरेक्शन अगर बच्चों ऐसे लेता हूं, ठीक है, यहां पर समझिए, ये अगर मैं डायरेक्शन ये वाला लेता हूं, ये, तो इसकी चौड़ाई की क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दिशा में हो जाएगी। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, लेकिन हमें कितना डिग्री चाहिए, 90 डिग्री, तो मामला नहीं होगा। ऐसे लूंगा तो लंबाई के, ऐसे लूंगा चौड़ाई के, 0 डिग्री का केस बन जाएगा। अगर मैं एरिया का जो डायरेक्शन मैं ऐसे लेता हूं, देखिए ऐसे, तो इसके अनुसार प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे लेता हूं तो लंबाई के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपकी लंबाई हो गई। अगर एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये ले लूं, एरिया वेक्टर, और ये इसका डायरेक्शन, एंगल कितना, 90 डिग्री। अगर ऐसे रहेगा तो चौड़ाई के भी क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। मैं प्रयास करता हूं समझाने का, 1 मिनट इंतजार करिएगा। जैसे मान लीजिए
ये हम ले लेते हैं एरिया। हमारे पास ये प्लेन सरफेस है बच्चों, ये प्लेन सरफेस, यहाँ पर प्लेन सरफेस, ये इसका एरिया वेक्टर ले लेता हूं, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई और ये एरिया वेक्टर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब लंबाई की बात कर लें, मान ली वही प्लेन सरफेस था, उसकी ये लंबाई ऐसे थी, हमने डायरेक्शन कितना लिया एरिया का, ऐसे, एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये केस लेना पड़ेगा, मतलब बात ये सिद्ध होती है कि अगर किसी प्लेन सरफेस का अगर एरिया वेक्टर चाहिए तो किधर बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। समझ में आया ना। तो यहां से हम इसका डायरेक्शन देंगे तो ए बराबर, बच्चों ए बराबर क्या हो जाए, लिखेंगे ए बराबर यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई हो ही जाएगा, और थीटा का मान कितना 90, sin 90 का मान 1 हो जाएगा, इनटू हमें डायरेक्शन इसका देना है, डायरेक्शन क्या देंगे, आई कैप जे कैप, इसमें के कैप, क्या लिख देंगे के कैप, क्योंकि के तो के कैप में होगा बाहर की तरफ ऐसे। तो ये हो गया। तो बच्चों ये हमको जाना जरूरी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। एरिया नहीं, कौन सी राशि है, एक एरिया वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन क्या होता है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है बाबू, प्लेन सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कोई भी प्लेन सरफेस लीजिए, उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वही उसका एरिया वेक्टर होगा, उसका मतलब कि एरिया का डायरेक्शन होगा। समझ में आया। चलिए इस पर पहले अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग पहले अभ्यास कर लेते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए एरिया का, उसके बाद जो है कि देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यार समझिएगा। अब मैं एग्जांपल दो तरह से लूंगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। जो इसका एग्जांपल लूंगा दो तरह से, पहला एग्जांपल लूंगा 2D, ठीक है, और दूसरा जो एग्जांपल लूंगा वो 3D का लूंगा। 2D में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, कुछ इस तरह से सरफेस है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। मतलब ये आई कैप, जे कैप, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, के कैप होगा। दिख रहा है कि नहीं, छूट रहा है, कोई बात नहीं, ये के कैप है। थोड़ा ऊपर करते हैं, 2D को पहले समझते हैं। 2D को समझना था ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर एरिया है, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। मतलब ये आई कैप बच्चों, ये जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। मान ये एरिया है, एक सर्कुलर है, एक सर्कल है, सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक सर्कल है। मान ली इसका एरिया चाहिए तो कहेंगे वृत्त का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर, काम खत्म। लेकिन हम जानते हैं एरिया क्या वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर। मान लीजिए ऐसे सर्कल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। किस डायरेक्शन में होगा, जे कैप में। किस में होगा, जे कैप में। इसका डायरेक्शन किस में हो जाएगा, जे कैप में। समझ में आया बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही है, जैसे मान लीजिए ये बुक है हमारे पास। अब इस बुक का एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। अगर इसका वेक्टर बताना है, इसका एरिया वेक्टर बताना है, इसका डायरेक्शन किधर है क्षेत्रफल का, तो डायरेक्शन क्या लेंगे, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। समझ में आया। देखिए अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, यही होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे होगा, या तो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे इस तरह से। अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा। इन दोनों साइड में किधर भी कर लीजिए, दोनों तरफ हो सकता है। बस हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, वो होता है एरिया वेक्टर। समझ में आया बच्चों। तो ऐसे निकाल लेंगे हम लोग 2D का, ये 2D है। हाँ 3D में एक विशेष बात है बच्चों, 3D में क्या ध्यान देना है, 3D वाले में ये ध्यान देना है। जैसे हमारे पास 3D एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, 3D का एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे 3D, चलिए मैं एक क्यूब बनाता हूं। देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। मान लीजिए एक सरफेस इसका ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया इसका, एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। इसके पीछे भी सरफेस है, जरा ध्यान दीजिएगा।
अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ, और इसके अंदर भी हो सकता है। ये वाला सरफेस देखिए, ये वाला सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन 3D के लिए जो हम बच्चों एरिया वेक्टर लेंगे, बस यही ध्यान देना है, एरिया वेक्टर जो 3D के लिए लेंगे वो हम लोग आउटवर्ड वाला लेंगे, आउटवर्ड वाला लेंगे। बाहर की तरफ जो होगा उसका वही लेंगे, बाहर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस सरफेस का हमें चाहिए एरिया वेक्टर, तो अंदर भी हो सकता है ऐसे, ऊपर वाला सरफेस जो है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो हमें कौन सा वाला चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, बाहर वाला चाहिए। ये इसका होगा एरिया वेक्टर, ये 3D के लिए था। फिर नीचे वाला सरफेस का ये होगा इसका एरिया वेक्टर, नीचे की तरफ ऐसे बाहर हो जाएगा, ये नीचे वाला सरफेस बाहर वाला, इसका बाहर की तरफ। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है, वो पूरा इस जो हम समझाएं एरिया वेक्टर में, बस इतना ही समझाएं कि एरिया एक सदिश राशि है, इसका एक डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन किधर होता है, तो किसी प्लेन सरफेस के लंबवत होता है। अगर 2D सरफेस है तो 2D सरफेस में दोनों तरफ डायरेक्शन ले सकते हैं, उसके इनसाइड भी और आउटसाइड भी। लेकिन 3D शेप है, 3D वाले में क्या लेंगे हम लोग, सिर्फ आउटवर्ड वाला लेंगे, बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला नहीं लेंगे। जैसे 3D क्यूब है तो क्यूब का जो होगा उसके परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन बाहर वाला होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग चर्चा करने योग्य हो गए हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों अब हम लोग क्या समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज से ध्यान दीजिएगा, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या समझना है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चों जो डिफिनीशन होता है वो होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। समझ में आया, इसको हम समझते हैं, इस डिफिनीशन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पहले। चलिए देखिए, हम इसका डिफिनीशन अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन यहीं पे लिखे, लिखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to a plane surface। अब इसको हमको समझना है, ठीक है, कि ये कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होंगी वो कहां से पास करेंगी, किसी प्लेन सरफेस के लंबवत पास करती हैं। कोई प्लेन सरफेस है बच्चों, कोई सरफेस है, पृष्ठ, कोई पृष्ठ है, उसके तल के लंबवत अगर वैद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रही हैं तो जितनी वैद्युत क्षेत्र प्रवेश करेंगी वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरिया है, एक प्लेन सरफेस है। चलिए डिफिनेशन मिटाता हूं, जगह की थोड़ी कमी है बच्चों। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए सिंबल इसका होता है फाई ई। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि इसमें जो एक हम बना लेते हैं, सरफेस बना लेते हैं, कोई प्लेन सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस है। अब इस सरफेस में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी प्रवेश करेंगी, लंबवत प्रवेश करेंगी, जैसे मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए जरा देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों। देखिए ये प्लेन सरफेस के कैसे प्रवेश कर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर प्रवेश कर रही है। तो इसके लिए बच्चों फाई ई का मान कितना हो जाएगा, चलिए इसको बताते हैं। पहले गिन लीजिए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के लंबवत प्रवेश कर रही हैं। ठीक है बच्चों, जरा देखिए
1 2 3 4, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें प्रवेश ही नहीं कर रही है तो नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन हो गया, किसी सरफेस के, किसी प्लेन सरफेस के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लंबवत प्रवेश करती हैं, परपेंडिकुलर प्रवेश करती हैं, उसकी संख्या ही क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात समझते हैं, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई ई, और फार्मूला इसका होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो होता है फाई ई, और फार्मूला होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, या इसी को क्या बोल लेंगे हम लोग? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। कि हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है बच्चों? कास थीटा लगता है। तो ये फार्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, दोनों फार्मूले सेम है, बस इसमें डॉट प्रोडक्ट हटाए हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो कहीं ना कहीं फार्मूले में बच्चों देख रहे हैं, फार्मूले में देख रहे हैं हम लोग कि जो फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी समझाया हूं कि किसी प्लेन सरफेस के लंबवत जितनी बल रेखाएं पास करेंगी, वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास करेंगी, उसकी संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। और हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रही है? ई पर भी डिपेंड कर रही है, और किस पर डिपेंड कर रही है? ए पर भी डिपेंड कर रही है, और यहां तक कि थीटा पर भी डिपेंड कर रही है, वो भी कास थीटा के। अब किस प्रकार की ये डिपेंड कर रही, इसी को समझना है। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई पर किस प्रकार का डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक सरफेस बनाते हैं, एक बनाते हैं सरफेस इस प्रकार से। ठीक है, एक नहीं बल्कि 2 बना लेते हैं, सेम सरफेस है, एकदम विमाएं बिल्कुल सेम है। बिल्कुल विमाएं सेम है बच्चों। ठीक है, सिमेट्रिक थोड़ा नहीं बन पाया लेकिन चलेगा। सेम एरिया सेम है बच्चों, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना है कि ये किस प्रकार ये ई पर डिपेंड करेगी। ठीक है, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। देखिएगा ये ई है बच्चों। अब यहां से आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चों चलिए बताइए फाई ई का मान कितना है, तो आप लोग बोलेंगे सर जी इस प्लेन सरफेस की जितनी भी लंबवत प्रवेश कर रही हैं उसी की संख्या क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। सर जी 1 2 3 बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं वो भी लंबवत, तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा? 3। खत्म। अब एक काम करते हैं, ई पर किस प्रकार डिपेंड करती है इसको समझते हैं। अब एक काम करते हैं, ई पर इतना था ना जो भी था, ई को थोड़ा सा स्ट्रांग करते हैं, थोड़ा सा इसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं, ई की डेंसिटी बढ़ाते हैं। और जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर, ई की डेंसिटी बढ़ाने पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं बिल्कुल पास पास आ जाती हैं, बिल्कुल पास पास आ जाती हैं। तो देखिए, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल पास पास आ गई। पास पास आने से बच्चों ये हुआ कि हम लोग मान लेंगे कि पास पास होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? थोड़ी सी पास पास आ गई है, डेंसिटी इसकी बढ़ गई है। बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या हो गया? ज्यादा। पहले जो भी था अब ई क्या हो गया है? बढ़ गया है। ई बढ़ने से क्या फायदा हुआ? जरा देखिएगा, ई बढ़ने से क्या फायदा हुआ? ई बढ़ने से आई जो वैद्युत बल रेखाएं थी इनकी संख्या बढ़ गई। अब ये लंबवत कितनी प्रवेश कर रही है? ज्यादा प्रवेश कर रही है। जरा देखिए तो कैसे, पहले कौटे था 3 थे, अब कौटे है 1 2 3 4 5 6 6 थे। अब यहां से फाई का मान पूछा जाए तो बच्चों कितना हो जाएगा? फाई का मान 6, तो क्या बढ़ा है? फाई ई बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। क्या करने पर? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का
इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ाने पर, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर फाई ई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बच्चों यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाई ई है, क्या बोल सकते हैं कि जो फाई ई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। पहली बात हो गई, समझ जाइएगा। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई बढ़ाएंगे ना तो फाई ई भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ई बढ़ने से क्या होगा, ई बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास आएंगी। अब पास पास आएंगी तो ज्यादा प्रवेश करेंगी, समझ में आ रहा है ना। ये दीवार मान लीजिए है, दीवार है। अब इसमें मान लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ाते हैं, बढ़ाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, रुको ऐसे समझिए। राम जी वाला तीर ले लीजिए। आप तीर को मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड, दो तीर चलाएंगे, दो लगेगा तल इस दीवार के बिल्कुल लंबवत, तो कितनी फाई का मान कितना हो गया, 2 ठे। क्लब वाला चला दीजिए, एक बार में 50 को बाण, एक बार में 50 को बाण जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बल रेखाएं बनेगी, 50 ठे। जाकर लगी दीवार पर कितना बनेगा, 50 प्रवेश करेंगे लंबवत, तो फाई ई का मान कितना हो गया, 50। समझ में आ गया। तो यहां से हम बात समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फाई ई के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ई बढ़ाएंगे भैया तो फाई ई भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक चीज पर और, अब हम लोग यहां से समझ गए हैं कि जो फाई ई है वो ई पर किस प्रकार की डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ए को समझते हैं। ए को कैसे समझेंगे, जरा इसको देखिए। ए को समझने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लाइन से उतना ही बनाता हूं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही है, ऐसे वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उतने ही मैं रहने, जो पहले था उतना ही रहने देता हूं। अब क्या कर दूं, ए क्या है बच्चों, एरिया है। एरिया को जरा बढ़ाते हैं। पहले एरिया इतना था ना, पहले एरिया इतना था, पहले इतना, ये दोनों एरिया सेम है, एरिया सेम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फाई ई बढ़ गया। पहले ई फाई ई का मान 3, यहां पर फाई ई का मान कितना हो गया, यहां पर फाई ई का मान कितना हो गया था, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कितना था यहां पर, 6 था इलेक्ट्रिक। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहने देता हूं, क्या बढ़ा देता हूं, एरिया। अगर बच्चों में एरिया बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो सभी जो बल रेखाएं हैं, जितनी भी बल रेखाएं लगभग सभी प्रवेश कर गई। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब फाई का मान कितना हो गया, 10 हो गया। किसके लिए, इसके लिए। कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही थी, मैं एरिया बढ़ा दिया हूं। क्या बढ़ा दिया हूं, एरिया। एरिया बढ़ाने पर अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा प्रवेश करेंगी, ज्यादा प्रवेश करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा लंबवत प्रवेश करेंगी उतना ही क्या ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, फाई ई का मान। क्योंकि हम लोग जानते हैं जितनी भी लंबवत प्रवेश करेंगे वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो संख्या बढ़ गई। समझ में आया। देखिए ऐसे ये तीर चल रही है, ऐसे तीर चल रही है। अब इतना एरिया ले लिया हूं, जैसे कोई छोटी किताब, जैसे मान लीजिए यही ले लीजिए सिंपल। जरा रुकिए, जैसे हमारे पास कुछ इधर से पूरे एरो आ रही है, जैसे मान लीजिए इधर से एरो पूरा आ रही है, मेरे पास एक सरफेस है, ये मैं ऐसे करता हूं, मान लीजिए इधर से पूरा एरो आ रही है, मान लीजिए 5-6 यहां पर बिल्कुल लंबवत गिरी है। अगर इसी एरिया को बढ़ा दूं, मान लीजिए 5 लग रही है, इसमें 5 लग रही है ऐसे, अगर मैं इसी एरिया को बच्चों बढ़ा दूं, अगर मैं इसी एरिया को बढ़ा दूं, ऐसे कर दूं, अब तो ज्यादा से ज्यादा लगने का चांस है ना, अब तो ज्यादा से ज्यादा बल रेखा इससे प्रवेश करेंगी, सिंपल बात। तो यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि एरिया बढ़ाने पर भी, एरिया बढ़ाने पर भी फाई ई का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो दूसरी बात फिर निकल करके आ गई, क्या, पहली बात ये थी, पहली बात ये थी कि फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाएगी यहां से कि जो फाई ई होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। समझ में आया। यहां से ई बढ़ाएंगे तो फाई ई भी बढ़ेगा, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। एरिया भी बढ़ाएंगे तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला करके बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, फाई ई बराबर ई डॉट ए, ये हो गया हमारा फार्मूला। समझ में आया बच्चों।
तो ये हो गया यहाँ से फार्मूला फाई ई का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। एक मामला और फंसा हुआ है, ये डॉट कहां से आ गया, डॉट क्यों लगाए हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कहां से आ गया। हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए कास थीटा। सर जी आप तो पहले ही बता दिए थे फाई ई बराबर होता है ई कास थीटा। ई समझ में आया कि ई बढ़ाएंगे तो फाई तो बढ़ ही रहा है, ए बढ़ा रहे हैं तभी फाई ई बढ़ रहा है, ये दोनों बतिया समझ में आ गई। फाई कहां से आ गया ये नहीं समझ में आया, कास थीटा आ गया नहीं समझ में आया। अब कास थीटा को जरा समझते हैं कि फार्मूले में कास थीटा कहां से आया। हाँ लेकिन यहां तो आपको लोगों को इतना तो मालूम हो गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी प्लेन सरफेस की जितनी लंबवत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उसकी जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो ई ए कास थीटा, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। आईसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई समझ में आ गया, ए समझ में आ गया, कास थीटा कहां से आया ये समझ में नहीं आया बच्चों, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर उसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। फार्मूले में फार्मूला हमारा क्या बच्चों, फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। सब समझ में आ गया सर जी, कास थीटा नहीं समझ में आया कहां से आया। चलिए हम एक काम करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, ठीक है, एक सरफेस है। मान लीजिए कि ये जो सरफेस है कुछ इस प्रकार से रखा गया है ऐसे, एक जो मैग्नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई है कुछ इस तरह से ऐसे प्रवेश कर रही है, तिर्यक थोड़ा सा आई है ऐसे, ऐसे प्रवेश की है, ठीक है बच्चों, ऐसे प्रवेश की है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन आई है ऐसे प्रवेश की है। इस एरिया का एरिया वेक्टर बनाएं तो हम लोग जानते हैं इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ होगा, सही है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, कुछ इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इस प्लेन सरफेस का क्या हो गया, ये एरिया वेक्टर। बहुत सिंपल है, कहानी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है, जरा ऐसे समझिए। ये ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वो ऐसे जा करके नहीं ऐसे जाती है। तो हम लोग जानते हैं तिरछा प्रवेश करेगी तो उसके लिए नहीं होगा, जो लंबवत प्रवेश करेगी उसी के लिए, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो ऐसे प्रवेश करती है, तो ऐसे प्रवेश करेगी तो ऐसे करके, तो वही चीज है बनाया हूं यहां पर, ऐसे तिर्यक प्रवेश कर रही है। ये हमारा ई है बच्चों, हम लोग जानते हैं ई क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर यहां पर बना है, ई वेक्टर है। एक काम करते हैं, इस ई वेक्टर को हम लोग इसके कंपोनेंट वेक्टर बनाते हैं, इसके दो घटकों में तोड़ते हैं। तो मान लीजिएगा यहां से ई जो आया है वो एरिया वेक्टर के किस एंगल पर आया है, थीटा एंगल पर। एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाते हुए प्रवेश किया है इस प्लेन सरफेस में, इस प्लेन सरफेस में क्या किया है, प्रवेश किया है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटीज है इसका कंपोनेंट वेक्टर बच्चों बनाए तो इसका कंपोनेंट वेक्टर एक इसी पर बन जाएगा एरिया वेक्टर पर, और एक कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा इस प्रकार से। नाम क्या होगा बच्चों, मेन वेक्टर का नाम क्या है ई, यहां से थीटा बना रहा है बच्चों तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ई कास थीटा। इसका क्या नाम हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब हमको बात बताइएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से बनेगा, ई कास थीटा की वजह से कि ई साइन थीटा की वजह से। तो आप लोग बोलेंगे सर जी ई कास थीटा की वजह से, क्योंकि फार्मूला में नहीं, फार्मूला में क्यों है यही ना समझने आए हम लोग। अब यहां पर समझिए ई कास थीटा की वजह से क्यों बनेगा, सच है ई कास थीटा की वजह से ही बनेगा, इसके वजह से नहीं बनेगा। लेकिन कैसे, जरा समझिए। अगर मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तो एक हम लोग इस मेन वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर को हम दो वेक्टर तोड़े हैं। एक वेक्टर ऐसे हुआ है, एक वेक्टर ऐसे हुआ, जरा देखिए प्लेन सरफेस, देखिएगा ये प्लेन सरफेस, तो एक वेक्टर ऐसे बना इसका, ये वाला वेक्टर ऐसे बना,
और दूसरा वेक्टर कैसे बना है, ऐसे बना है, इस प्रकार से एक वेक्टर ऐसे बना, एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेन वेक्टर, और कंपोनेंट वेक्टर इधर और एक इधर। आया नहीं आया, फिर से समझिए, ये हो गया। सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है त्रियक, ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, ये त्रियक आई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब त्रियक आई है तो त्रियक ऐसे आई, मैं इसका कंपोनेंट वेक्टर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, कंपोनेंट वेक्टर। तो एक बनेगा किधर, ऐसे बनेगा, और दूसरा कैसे बनेगा, ऐसे। और ये रहा क्या हमारा, और ये रहा हमारा प्लेन सरफेस, ऐसे। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, जरा याद करिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के जो परपेंडिकुलर प्रवेश करेगी उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो लंबवत कौन प्रवेश कर रही है, ये वाला प्रवेश कर रही है, देखिए ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी की वजह से फ्लक्स बनेगा, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं बनेगा। ये तो स्पर्श करते हुए जाएगी, प्रवेश ही नहीं करेगी। कहां प्रवेश करेगी, इसको टच करते हुए आ रही है ऐसे, आइए लंबवत प्रवेश कर रही है। समझ में आया ना। इसीलिए बच्चों यहां पर फार्मूले में क्या है हमारा, कास थीटा भी है। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखे हैं, और एक चीज और जाने कि एरिया वेक्टर है, सदिश राशि है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसका फार्मूला और फार्मूले का फील्ड, ये समझा गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।